आचार्य रजनीश का नाम सबने सुना होगा, जिनको उनके चेले ओशो भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। उनका बड़ा प्रिय पात्र है मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार लोगों ने देखा कि किसी गधे को लगातार साबुन से, सर्फ से धोए चला जा रहा है, धोए चला जा रहा है। लोगों ने उससे पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने जवाब दिया, इस गधे को मैं इतना नहाऊंगा, इतना साफ करूंगा कि ये घोड़ा बन जाएगा। परिणाम जो होना था वो आप लोगों को पता ही है, गधा गधा ही रहा, घोड़ा नहीं बना। ये संगति मुझे भारतीय राजनीति में राहुल गांधी के लिए दिखती है। राहुल गांधी बिहार की यात्रा पर है। बिहार में उन इलाकों की यात्रा पर है जहां मोहम्मदवादी और हिंदुओं का एक सेक्ट, एक जाति, एक वर्ण, यादव बहुल इलाके जहां हैं, उन इलाकों से गुजर रहे हैं। लेकिन कारनामे हैं कि उनका पीछा छोड़ते ही नहीं। ये आदतन झूठा लबाड़ कहते हैं, बिहारी में खांटी लबाड़। ये व्यक्ति ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि आप या तो हंसते पागल हो जाएं या फिर सोचें कि कांग्रेस पार्टी में जरूर कुछ न कुछ ऐसी बुनियादी खामी है जो सोनिया, राहुल, कांग्रेस का हर एक नेता पता नहीं कैसे इस व्यक्ति को बर्दाश्त कर रहा है। ताजा उदाहरण, गोडसे ने मोहनदास करमचंद गांधी का वध इसलिए किया क्योंकि उसको संविधान से नफरत थी। अब भैया इतिहास छठी कक्षा का विद्यार्थी भी जानता है कि 30 जनवरी 1948 को मोहनदास करमचंद गांधी का वध हो गया था। संविधान जिस दिन हमने अंगीकृत किया वो तो जाने दीजिए 26 जनवरी 1950, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद। लेकिन संविधान सभा में जब डिस्कशन हो रहे थे, जो चीजें हो रही थी वो भी 1949 से शुरू हुआ है। और ये व्यक्ति गोडसे को घसीट रहा है कि उसको संविधान से नफरत थी। दर्शकों श्रोताओं, व्यालोकवाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आनंद जी हमारे साथ हैं। आचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे कुछ नमस्ते बंदगी कर लीजिए महाराज। हम मतलब स्टाइल बदल देते हैं तो आप नमस्ते भी नहीं करते हैं दर्शकों को। स्लो हो गया लगता है, एक आध सेकंड देर से आवाज जा रही है। नहीं, वो कोई खास बात नहीं है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो ताजा बम फोड़ा है राहुल गांधी, और इसके अलावा पूरी लड़ियां हैं जो मैं लगातार बताऊंगा, बीच बीच में आप भी बताएंगे। लेकिन ये व्यक्ति है क्या चीज? और सबसे बड़ी बात, ये सोनिया, राहुल, कांग्रेस के लोग कैसे हैं जो इस व्यक्ति के साथ इसको प्रधानमंत्री बनाने पर आमादा है? 336वीं बार लॉन्च किया जा रहा है इसे। देखिए, इस मामले में सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी। जो हमसे डॉक्टर दिनेश मिश्र कहते हैं, डॉक्टर दिनेश मिश्र जाना पहचाना नाम है बिहार में। बाढ़ के सबसे बड़े जानकार जो होते हैं या बाढ़ पर सबसे ज्यादा जिन्होंने काम किया वो वही होते हैं पिछले 40 वर्षों से। तो वो ग्रामीणों के बारे में बात करते समय वो एनजीओज का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि देखिए, भाषा से भी बहुत फर्क पड़ता है। आप क्या बोल रहे हैं और सामने जो सुन रहा है बैठा हुआ वो क्या समझ रहा है, उसमें कभी कभी अंतर हो जाता है। और इसमें क्या होता है कि भारतीय गांवों में बाहर से कोई आया है और वो कुछ बोल रहा है तो ठीक है, सम्मानित अतिथि है, उसकी बात सुन लेते हैं, मान लेते हैं। वो आपका विरोध नहीं करेगा, आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, सुन लेगा आपकी बात, लेकिन वो मानेगा नहीं या बाद में आपके ऊपर हंसेगा, ऐसा होता है। तो ये एनजीओज में जब होता है तो होता क्या है कि जो एनजीओज वाले होते हैं वो कह रहे होते हैं कि आप स्वस्थ हो जाएंगे, और ग्रामीण जो होता है वो सोच रहा होता है कि कुश्ती लड़ने की बात कर रहा है, कि शारीरिक रूप से ज्यादा तगड़ा हो जाएगा। तो स्वस्थ का मतलब उस ग्रामीण के लिए कुछ और होता है, और जो शहरी होता है, जो एनजीओ से आया हुआ होता है, उसके लिए स्वस्थ का मतलब होता है कि आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास आपका खर्च नहीं होगा। तो दोनों अलग अलग चीजों की बात कर रहे होते हैं। बिल्कुल यही होता है जब राहुल गांधी अपनी बात शुरू करते हैं। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि पॉलिटिकल जो हिस्ट्री होती है उसके बहुत सारे हिस्से जो होते हैं वो बिहार में लोगों को जबानी याद होते हैं। तो जब आप बोलेंगे कुछ भी
तो उसकी तुलना किस चीज से होगी? लेट से फॉर एग्जांपल वोट चोरी की वो बात करते हैं, तो वोट चोरी की बात करते ही बिहार में लोगों को क्या सुनाई देता है? तो वोट चोरी की जैसे ही बात करेंगे तो बिहार में लोगों को सुनाई देगा चारा कि चोर, 2014 चारा चोर। तो 2014 में उसका उदाहरण जो सबसे पहले बिहारी लोगों को याद आता है, तो वो ये याद आता है कि 2014 में चुनाव हो रहे थे और छत्तीसगढ़ में महासमुंद इलाके से खड़े थे अजीत जोगी। अजीत जोगी के विरोध में भाजपा से खड़े थे एक साहू जी, और साहू जी जो थे वो जब खड़े हुए चुनाव में तो उनके लिए समस्या जो है वो बड़ी ही विचित्र हो गई। क्या विचित्र समस्या थी भाई? तो 11 कैंडिडेट ऐसे थे जो उसी नाम के थे। अब बताइए कि 12 कैंडिडेट एक ही नाम वाले एक तरफ और अजीत जोगी एक तरफ। तो ये किस्सा बिहारियों को बहुत अच्छी तरह याद है, और ऐसा करते हुए बिहार के लोग हमेशा देख रहे होते हैं हर चुनाव में। आप बिहार में अगर चुनाव देखेंगे तो जहां भी जो चतुर सिंह चीता किस्म का कैंडिडेट होता है वो क्या करता है कि 4 डमी कैंडिडेट ऐसे खड़े कर देता है जिनका नाम सेम विपक्ष के नाम वाला है। तो किसी के पास 200 वोट, किसी के पास 500 वोट, मतलब कुल मिला के 2-4-5 हजार वोट का नुकसान वो जो विरोधी का होता है वो कर देता है। तो जहां कांटे की टक्कर हो वहां पे ये 200, 400, 500, 1000 वोट जो होते हैं वो मायने रख जाते हैं। 500 और 1000 वोट से जो सीटें हारी गई, ऐसी सीटों की संख्या पिछले विधानसभा चुनाव में बिहार में कम नहीं थी। तो बिहारी जो सुन रहा होता है उसको वोट चोरी से ये समझ में आता है, और उस वोट चोरी से उसको जो सबसे नया, सबसे ताजा, सबसे बड़ा वाला एग्जाम्पल याद आता है वो कांग्रेस के ही अजीत योगी हैं। तो अजीत जोगी जो है नहीं, अजीत जोगी चलिए थे, तो अजीत जोगी जो थे वो याद आ जाते हैं। तो इसकी वजह से वोट चोरी का इल्जाम लगाएगा वो, अगर कोई कांग्रेसी, तो लोगों को ये याद आ जाएगा। अच्छा, वोट चोरी ज्यादा बार चिल्लाएंगे तो और क्या होगा? सामने तो राजद का कैंडिडेट दिख रहा है। तो वोट चोरी जब कह रहे होते हैं लोग, तो कोई वोट चोरी बड़ी सूरमा वाले तरीके से वो घुड़सवारों पर गब्बर के गिरोह की तरह आए और बूथ कैप्चर कर लिया, ऐसा नहीं होता था। बूथ चोरी में क्या करते थे, बूथ कैप्चरिंग में क्या करते थे कि वो दौड़ के जाते थे, वो जो लोहे का बक्सा होता था, मतपेटी होती थी, उसको सर पे उठाते थे और भागते थे। पीछे पीछे पुलिस दौड़ती थी। अब चूंकि आप ग्रामीण हैं और आपको गांव का रास्ता पता है, तो जब तक बीट कांस्टेबल वगैरह आपको पकड़ पाते, उतनी देर में वो दौड़ के जाता था और किसी कुएं या तालाब में उस वोट के बक्से को फेंक कर भाग जाता था। अब पुलिस क्या करेगी? तो भाई पुलिस के लिए पहला काम जो होता था, पहली प्रायोरिटी जो होती थी, वो वोट का डब्बा, मतपेटी जो होती थी उसको निकालना होता था। तो इतनी देर में वो जो डब्बा उठा के भागा था चोर, वो भागने में कामयाब हो जाता था अक्सर। बाद में पकड़ा जाता था और जम के कूटा जाता था। और अगर मान लीजिए कि पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, कहीं विपक्षियों के हत्थे चढ़ गया, तब भी कूटा जाता था। तो ये होती थी वोट चोरी। दूसरा जो तरीका होता था, वहीं पे वोट डालने के लिए स्याही रखी हुई होती है, उंगली पे स्याही लगा के निकलते हैं, उंगली पे स्याही का निशान लगाते हुए अभी आपने देखा है। तो क्या होता था कि 10-20 लोग पहुंच गए और वहां पे हंगामा करने लगे बूथ में, और इसी हंगामे के बीच किसी ने वहीं रखी हुई स्याही की बोतल जो होती थी, वो बड़ी बोतल होती थी, थोड़ी करीब मतलब कफ सिरप का बोतल जितना होता है उतनी बड़ी बोतल होती थी। तो कफ सिरप के बोतल के साइज की अगर बोतल है और उसको हम खोलें और 2-4 मत पेटियों में उसको उलट दें, हो गया कल्याण। तो ये तरीका होता था वोट चोरी का। तो ये जो वोट भाई चोरी का आरजेडी एक वाला बार तो तरीका था, ये लोगों को याद आता है। आनंद भाई, एक बार तो भाई लोगों ने उसमें सब्जी डाल दी थी। मतलब हमारे आसपास की ये घटना है। मतलब घर नहीं नहीं, से सब्जी ले गया घर और से उसमें ले जाने सब्जी की डाल मेहनत दिया। की थी, तो इसके लिए आपको राजद के कैंडिडेट का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि घर से कुछ लेकर के गए थे, सरकारी चीज लेकिन लेकर के नहीं उल्टा था उसमें। लेकिन मैं आपको फिर से ले आता हूँ, गोडसे ने संविधान की वजह से मोहनदास ये करमचंद गांधी का तारीखें वध किया। बिहार के लोगों को ये तारीखें याद होंगी। 1948 में गांधी मरे थे, 1949 में जो संविधान सभा की बैठकें होती हैं वो शुरू होती हैं, और 1950 में कहीं जाकर के संविधान लागू होता है। तो जो संविधान बना ही नहीं था, लागू ही नहीं हुआ था, उस संविधान के लिए गोडसे कैसे मार देगा गांधी को? ये जो है, ये ये जोड़ ये पाना बिहार बात के लोगों के ये लिए बड़ा ही बात आसान काम है, ये भले बात वो बोले कुछ भी ना। ब्रो, ये बात जयराम रमेश जैसा धवल केसी या फिर एस वेणुगोपाल या के वेणुगोपाल भी चमचे हैं। एक जो नौकर है खड़गे, इतना बुजुर्ग नौकर है, वो
या फिर अभी अभी जो नया इन लोगों का ब्लू आइड बॉय बना है, जिसमें से एक को तो इन्होंने तिहाड़ में सरने भेज दिया और दूसरे को इसलिए बचा लिया क्योंकि वो मनुवादी ब्राह्मणवादी था। मैं जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष की बात कर रहा हूं, जो लड़की छेड़ने का आरोपित ही नहीं, सजा याफ्ता भी है, जुर्माना भरा है उसने, और वो आज नेता है हमारे यहाँ का। लड़की छेड़ने का आरोपी कह के आप उसको बचाने की कोशिश मत कीजिए, आपकी यूनिवर्सिटी का है तो। और जाति विशेष का भी शायद आपने ध्यान रखा है इसमें। मैंने कहा एक नंबर का लफंगा था, एग्जैक्ट हरकत वो ये कर रहा था कि वो गर्ल्स हॉस्टल के सामने पैंट की जिप खोल करके कुछ हिला रहा जी, और उसको दंड मिला है, उतना ही जुर्माना हुआ था जितना वो अपनी माँ की तनख्वाह बताता था। जी, उसने 3,000 रुपए का जुर्माना भी भरा था और उसके लिए बड़ा नाटक भी हुआ था, बहुत चंदा वंदा किया गया। लेकिन खैर, मुख्य मुद्दा यह है कि फिर से ये जो तमाम लଗୁए भगुए हैं, जो नौकर चाकर हैं राहुल विंची के, वो उसको समझाते नहीं है कि भाई तुम भांग खाते हो, कुछ और लेते हो, सब ठीक है, लेकिन तुम बिहार जैसी जगह में जहां का बच्चा, अच्छा बच्चों से याद आया, 6 साल का बच्चा आके इसको बता रहा है कान में, वोट चोर गद्दी छोड़। किस दुनिया में ये रहता है, किस वायवीय संसार को इसने रच लिया है? कहीं ये व्यक्ति सिजोफ्रेनिक तो नहीं है, कहीं ये व्यक्ति स्प्लिट पर्सनालिटी का तो नहीं है? ये व्यक्ति तो बहुत खतरनाक है। मैं जितना सोचता हूं उतना ये 4 नाम मैं अभी लूंगा जो मुझे याद है: मिंता देवी, आदित्य श्रीवास्तव, गुरकीरत डांग, रेणु देवी, सुबोध कुमार, 5 नाम तो मैंने दे दिए जिनके बारे में इसने कहा कि भाई इनके वोट चोरी हो गए, या फिर किसी के बारे में कहा कि इन्होंने 4-4 कार्ड बनवा रखे थे, 4 बार वोट दिए। गुरकीरत डांग ने तो मानहानि की बात कह दी और कहा कि इस पर मैं मुकदमा करूंगा। ये सब झूठ सरेआम सरेशाम, ये बेहया, और हम लोगों के यहाँ जो लबड़ा कहते हैं, लबड़ा निर्लज्ज व्यक्ति लगातार बोले जा रहा है और अभी भी बोल, और कोई संस्थान इसको रोक नहीं रहा है, न चुनाव आयोग रोक रहा है, न सुप्रीम कोर्ट की इस पर नजर जाती है। कमाल है, अभी भी ये व्यक्ति बोल रहा है कि वोट चोरी हो रही है, फलाना हो रहा है, ढिमाका हो रहा है। जो ये आरजेडी के बूथ लेवल एजेंट को लाया था सुबोध कुमार, उसकी पट्टी खुल गई। 6 साल के बच्चों का ये राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा है। इससे खतरनाक व्यक्ति आपको भारतीय राजनीति में अभी कोई दिखाई दे रहा है, आनंद जी? देखिए, इसमें आप जो लबार शब्द एक इस्तेमाल कर रहे हैं या लबरा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा बिहार में एक और शब्द होता है हेहर। इस हेहर शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो हेहर शब्द के साथ जो कहावत चलती है, वो कहावत बिहार में ये होती है कि हेहर जो होता है उसके एक अंग विशेष के नीचे एक गाछ यानी पेड़ जन्म जाता है, और जब पेड़ जन्म जाता है और लोग उसे कहते हैं कि ये क्या बेवकूफी कर रहे हो, धोते क्यों नहीं, मतलब इतने समय से तुमने धोया नहीं है कि वहां पे वो सड़ गया और वो वहां पे पेड़ जो है वो बीज से जन्म करके और पूरा पेड़ जन्म के खड़ा हो गया है और तुम धोने तक की मेहनत नहीं करते हो। तो हेहर इस पे जवाब देता है कि क्या हुआ इससे, पेड़ जन्म गया तो छाया में तो बैठे हैं, छाया में तो छी। तो ये हेहर के लिए एक कहावत चलती है। तो यहाँ पर भी इस पर हेहर शब्द भी जो है और हेहर शब्द से जुड़ी हुई जो कहावत भी जो है वो भी फिट बैठती है। तो ये इसलिए फिट बैठती है क्योंकि देखिए कि ये कर क्या रहा है। पिछले चुनाव में जो सांसद वाला जो चुनाव था, उस चुनाव में ठीक इसी पूर्णिया अररिया क्षेत्र में देखिए कि इन्होंने किया क्या। इन्होंने पप्पू यादव को पहले कहा कि आपको अपनी पार्टी में ले लेंगे और उसको सीट दे देंगे। अब पप्पू यादव का क्या होता है कि पप्पू यादव का जो दिल्ली वाला आवास होता है, सांसद आवास, वो अस्पताल में दिल्ली इलाज करवाने गए लोगों के लिए खुला रहता है। बहुत से लोग वहां पे जाते हैं, ठहरते हैं, गरीब परिवारों से। उनसे कोई ये नहीं पूछ रहा होता कि तुम मेरे वोटर हो या नहीं हो। पप्पू यादव ये चीज नहीं पूछते, वो खुला रखते हैं उस जगह को। आप आइए, आपको रात भर रहने की जगह चाहिए तो रात भर रहने की जगह है, खाना चाहिए तो खाना बन रहा है। तो और मान लीजिए कि किसी डॉक्टर के पास पैरवी करवानी हो, उससे बात करनी हो, तो वो भी करने की वो कोशिश करते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से जन समर्थन जो होता है वो बहुत सारे लोगों में पप्पू यादव का बड़ा अच्छा होता है। भले उनको बाहुबली या जैसा भी नेता कह लिया जाए, तो जन समर्थन बड़ा अच्छा होता है। अब यहाँ पे उन्होंने किया क्या है, तो पिछले चुनाव में, सांसद वाले चुनाव में,
कांग्रेस ने बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक टिकट दे देंगे, टिकट दे देंगे, टिकट दे देंगे, ये करने के बाद जब पार्टी का उन्होंने विलय कर दिया, ये विलय करने की बात कर दी, ये सब कर दिया, उसके बाद भी उनको टिकट नहीं दिया। उसके बाद जब टिकट नहीं दिया तो पप्पू यादव ने क्या किया, पप्पू यादव खड़े हो गए खुद ही चुनाव में, और पप्पू यादव ने बिल्कुल एमवाय समीकरण वाले इलाके से आरजेडी के कैंडिडेट को धूल ही नहीं चटाई थी। तेजस्वी यादव जब वहां मंच से भाषण देने जाते थे ना, तो जो समर्थक थे पप्पू यादव के, वो उनको खदेड़ देते थे वहां से। बकायदा खदेड़ दिया गया है तेजस्वी यादव को पूर्णिया में मंचों से, भाग करके वापस हेलीकॉप्टर में बैठे, और बकायदा उसके वीडियो हैं। और इस आदमी को ये जी, अब थोड़ा सा इस चर्चा को कंक्लूड करने की ओर ले जाएंगे। गठबंधन सो कॉल जो इन लोगों का है, इंडिया अलायंस, उसकी गांठें तो तभी दिख जाती हैं जब वो मुकेश सहनी या मनोज सहनी, क्या है, मुकेश सहनी है, मुकेश सहनी अचानक से घोषणा कर देता है कि हम 60 सीटों पर लड़ने वाले हैं। ठीक है, उसने कर दिया, उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया, दोनों पार्टनर्स ने। राहुल गांधी ने इस विधानसभा चुनाव को अद्भुत तरीके से लोकसभा चुनाव में बदल दिया है, जो पूरी तरह से भाजपा के फेवर में जाएगा, क्योंकि मोदी के नाम पर अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो उधर मोदी और इधर नीतीश, सब लोग जो भी हैं वो पूरे के पूरे बिहारियों के फेवरेट। और ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के बारे में जो चीजें चल रही हैं उससे उनका महिलाओं का वोट कम हो गया है, कुछ दिल जले हैं जो शराबबंदी के विरोध में होंगे, कुछ चीजें होंगी, और जो बिहार जंगल राज से छूटा उस मुकाबले चीजें चल ही रही हैं। और बिहार की बहुत महत्वाकांक्षी भी नहीं है, ठीक है, जाए रहो, चल छे, तो वो चल रहा है। राहुल गांधी का तो एक तरह से आभार व्यक्त कर रहे होंगे भाजपा वाले। देखिए आनंद जी, उस समय से इन्होंने अभी जो कृत्य किया है वो राहुल विंची और उनकी कांग्रेस के लिए मुफीद है। आप लोगों को कितनी देर इन्होंने जाले की तरह दिखाया, और अभी धूल चेहरे पर थी और इन्होंने आईना साफ कर दिया, तो अब ये ठीक दिख रहे होंगे। लेकिन खैर आनंद भाई, ये पहले ही कर देते तो शायद दर्शकों श्रोताओं को और मजा आता है। अंतिम इस कड़ी में, इस बातचीत में अंतिम कड़ी नहीं, हमें ईर्ष्या हुई कि ये व्यालोक हमसे बढ़िया क्यों दिख रहा है। तेजस्वी इस बात से चिंतित हैं कि ये चुनाव पूरी तरह राहुल बनाम मोदी होता जा रहा है, तेजस्वी सेंटर में कहीं नहीं है। लालू की चिंता यह है कि कांग्रेस अगर पुराने इस पर क्लेम पर आ गई और अगर मोहम्मद वादी और यादव जी उसके साथ चले गए तो फिर क्या होगा। राहुल विंची इसी में खुश हैं कि लोग आ रहे हैं, उनको यात्रा मतलब एक नया एडवेंचर का वो जो ये मिलता है ना डोज, तो उनके लिए ये एडवेंचर है। कभी मोजा पहन के मखाना में कूद गए, कभी बुलेट पर बैठ गए, कभी किसी पिपही वाले के पास चले जाएंगे, हो सकता है कभी किसी छोटे मेले में वो झूला झूलने लगे। मतलब ही इज अ चाइल्ड, अ डेंजरस चाइल्ड, बट बेसिकली ही इज अ चाइल्ड। मानसिक विकास उनका हुआ नहीं है, भले ही धूर्तता में, झूठ बोलने में, शैतानी में उनका बहुत विकास हो चुका है। इस पूरे बवाल में आरजेडी का कितना नुकसान आप देख रहे हैं और बिहार चुनाव को कैसे देख रहे हैं, कंक्लूड कीजिए अब आप अपनी बात। देखिए, लगातार इस तरह से चलता रहा तो आरजेडी का नुकसान होगा। जितनी ज्यादा रैलियां होंगी आरजेडी का उतना नुकसान होगा, ये तय बात है। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रैलियां आरजेडी करे, ज्यादा से ज्यादा रैलियां कांग्रेस वाले करें। तो कांग्रेस की रैलियों से जैसे ही कांग्रेस का फायदा होना शुरू होता है, उससे भी राजद का नुकसान होता है। क्योंकि अगर देखिए, कांग्रेस कमजोर समर्थक है, 4-5 सीट है उसके पास, तो एक मंत्री उसको दे दिया और कहा कि चलो किनारे बैठ जाओ, हो गया काम, आरजेडी बाकी सत्ता संभालेगी। अगर मान लीजिए कि किसी तरह से 10-12 सीटें भी कांग्रेस को आ जाती हैं और आरजेडी की सीट जो है वो 50 के लगभग आ जाती है, तो कांग्रेस जो है वो स्ट्रॉन्गर पार्टनर के रूप में उभर करके सामने आ जाएगी। तो इसमें इनको अपना खुद का नुकसान भी समझना पड़ेगा, तेजस्वी को विशेष करके, क्योंकि तेजस्वी के साथ देखिए अभी समस्या ये है, जिस एक समस्या पर हम लोगों ने बात नहीं की है
थोड़ा सा जिक्र आया था, जैसे आपने विकासशील इंसान पार्टी का नाम लिया था, तो विकासशील इंसान पार्टी जो है, ये विकासशील इंसान पार्टी वही मुकेश सहनी की पार्टी है, जिन लोगों को पता ना हो। और ये सिर्फ सहनी मल्लाह कम्युनिटी के वोट के आधार पर अपने लिए जगह बनाना चाह रहे हैं, ऐसी पार्टी है ये। ऐसी बहुत सारी जैसे छोटी छोटी जैसे पार्टियां बिहार में हैं। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में संजय निषाद हैं, ओपी राजभर हैं, निषादों के संजय निषाद खुद को क्लेम करते हैं, राजभरों के राजभर करते हैं, और ये लोग अभी भाजपा सरकार में भी हैं। उसी तरह यहाँ के महागठबंधन तथाकथित इंडी अलायंस जो है, उसमें देखिए सबसे बड़ा दल राजद है, उसके बाद कांग्रेस है, उसके बाद मुकेश सहनी का दल है, वीआईपी है, फिर सीपीआई एमएल है दीपांकर भट्टाचार्य की, और उसके अलावा भी तमाम कम्युनिस्ट फ्रैक्शंस हैं। मतलब 7-8 खिचड़ी है, 7-8 दलों की। पिछली बार वाम दलों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था आनंद भाई, पिछली बार वाम दलों ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था, कांग्रेस ने भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए इस बार दोनों अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं जी। तो स्टेक सिर्फ बढ़ा ही नहीं रहे हैं, इसमें देखिए कि तेजस्वी की एक गलती जो है वो भुगत चुके हैं। वो लालू यादव ने वामपंथियों को साफ कर दिया था पूरी तरह से बिहार से। बकायदा वो सदन में खड़े होकर के कहते थे, दुनिया में आए हैं तो कुछ काम कीजिए, चंदा के पैसा से जलपान कीजिए। ये वामपंथियों के लिए उन्होंने बकायदा विधानसभा में कहा है, और उस समय उन्होंने खत्म कर दिया था करीब करीब। तो अब फिर से 6-7 सीटों पर जो जगह दे दी है, और अब तो ये फिर 10-12 पे क्लेम कर रहे हैं। और जैसे ही इनका क्लेम बढ़ेगा, तो बिहार के लोगों को ये भी पता है कि जैसे ही वामपंथियों का ये बढ़ेगा, तो इसके बाद हिंसा भी शुरू होगी, क्योंकि एमसीसी का ही तो बदला हुआ रूप है ना। अभी जो पार्टी हम लोग देख रहे हैं, वो है तो असल में एमसीसी का भी बदला हुआ नाम, सिर्फ नाम बदल लिया है, आदमी तो सारे वही हैं। तो ये सारी दिक्कतें जो है ये हैं। और इसके अलावा छोटी पार्टियों पर जब आप बात करेंगे, तो छोटी पार्टियां और भी बहुत सारी निकल आएंगी, और इसमें आरजेडी का ही जो एक भाई टूट करके बाहर चला गया है, उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तेज प्रताप यादव को भी आप जोड़ने चाहेंगे, तो तेज प्रताप की अगर आप रैली देखें, तो तेज प्रताप की रैली की कल की तस्वीरें आ रही हैं, भीड़ तेज प्रताप के पास भी कम नहीं जुटती। नहीं नहीं, तेज प्रताप बिल्कुल अपने बाप चारा चोर के स्टाइल में जो उसने कॉपी करना सिखाया ना, तो लोग भाई देखिए बिहारी मनोरंजन खोजने तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। जैसे राहुल विंची की भी सभा में भीड़ अब ठीक ठाक उमड़ रही है, तो लोग भाई अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन आता है तो लोग देखने जाते हैं कि नहीं? लोग तो टिकट लेके जाते हैं। यहाँ तो राहुल विंची मुफ्त में मिल रहा है, और बिहारियों के पास काम क्या है भाई? हम तो जेसीबी देखने 300 लोग बेरोजगार खड़े हो ऐसे भी जाते बैठा हैं, है, जेसीबी हम लोग तो जेसीबी बेरोजगार देखने के लिए बैठे। खड़ा हो जाता है, ये भी देखेगा। तो बेरोजगार ही तो बैठा है। अब एक आखिरी कंक्लूडिंग सवाल आचार्य आनंद कुमार जी, बिहारी पूरी मौज ले रहे हैं और बिहारियों का पूरा मनोरंजन कर रहे हैं राहुल गांधी। ये बात मनोरंजन तक ही सीमित रहेगी, या 4-5 सीट कांग्रेस ले आएगी इस बार, और जो पुनर्जागरण की बात राहुल भाई कर रहे हैं वो हो जाएगा कांग्रेस का? मोहम्मद वादी और बाकी लोग चले जाएंगे उसके पास। देखिए, औरंगाबाद वगैरह जो जगह थी जहां पर से कांग्रेस का जो गढ़ है, वो अभी भी टूटा नहीं है, उसमें अभी भी जान बाकी है। और इसके अलावा कांग्रेस के बहुत सारे जो नेता वगैरह पुराने जमाने के थे, वो अभी भी जीवित हैं, तो उनके परिवार के लोग हैं। आप गौर कीजिए कि जो टिकट वगैरह मिलता है, वो उन्हीं लोगों को पिछले 20 साल से मिल रहा है, वही लोग हार रहे हैं बार बार, और वही लोग फिर से चुनाव लड़ रहे हैं बार बार। कोई बदलाव हुआ हो ऐसा नहीं होता है कैंडिडेट्स में। तो वो जो गढ़ उनका बचा हुआ था जहां जहां पर, वहां वहां पर अभी भी उनके पास जगह है। एक अल्लाह राजू या कुछ नाम था, जो कि आए थे बिहार में, संगठन वगैरह कुछ कुछ देख रहे थे कांग्रेस का, और इधर उधर काफी दौड़ भाग उन्होंने की। शायद इस अभी बीच भी में देख रहे हैं, हाँ हाँ, शायद एक अभी भी देख रहे पीआर, हैं, वही देख रहे हैं। हाँ एक पीआर एजेंसी को भी हायर किया गया है, जो कि पीआर वगैरह का काम देखती है, और उसमें कुछ लोगों की भर्ती भी हुई है। तो 2-4 रोजगार कांग्रेस ने इस वजह से दिए हैं कि वो लोग अब जो सोशल मीडिया पे पहले लिख करके डाल रहे थे, अब वो लोग जो है वो लिख करके देते हैं, तो वो अखबारों में फलाने के नाम से चिलाने के नाम से छप रहा है।
तो ये थोड़ा बहुत रोजगार पीआर एजेंसी के जरिए जो है, तो कांग्रेस की पीआर एजेंसी जो है उसके जरिए कुछ ना कुछ काम मिला है। इसकी तुलना में भाजपा पीआर एजेंसी वगैरह पे खर्च नहीं कर रही है अभी तक। और प्रशांत किशोर जैसे जो लोग हैं उनके पास अपनी मजबूत अच्छी खासी पीआर टीम जो है वो पहले से मौजूद है। तो इसकी वजह से आपको अखबारों में जो दिखेगा उसमें और जमीन पर जो हो रहा है उसमें थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि अखबारों में वो जा रहा है जो पीआर टीम भेज रही है, और जमीन पे वो हो रहा है जो लोग कर रहे हैं, या फिर हर पार्टी के इसमें भीड़ जमा कर दी और सच्चाई क्या है ये बताया नहीं। आप अगर अभी किसी से और पूछ लें कि किसको वोट दिया था तो वो और नहीं बताएगा कि किसको वोट देने वाला है, वो हर तरह से आपको घुमाएगा फिराएगा, भले ही वो ग्रामीण और इलाके का कितना भी कम पढ़ा लिखा हो। जी, और इसमें बिहारियों को महारत हासिल है। वो क्या सोच रहे हैं, कहां जा रहे हैं, आप एक ही व्यक्ति को राजद का भी झंडा उठाए हुए देख सकते हैं, आप उसी को बीजेपी की रैली में भी पा जाएं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिहार ऐसा ही है। और पीआर एजेंसीज की बात की, इस बार बिहार में मुझे अभी तक जहां तक पता है लगभग 1,500 यूट्यूबर्स बिहार की धरती को पवित्र कर चुके हैं, और सब अलग अलग पार्टी के एजेंडे को लेकर आए हैं। कुछ भाजपा को अगर छोड़ दें तो बाकी जगहों पर पूरी बातचीत हो चुकी है, फाइनल हो चुका है, और धन दिया जा रहा है, बहुत सारा पैसा पंप हो रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी यूट्यूबर को 10 लाख दे दिए गए हैं या 20 लाख, ये सब बातें अगर आप सुनते हैं 10 तो लाख वो सब 20 लाख नहीं अफवाह है। मिला है, वो लाख 2 लाख का ही मामला है, 10-20 लाख का तो मामला नहीं है। और इस तरह की अफवाहों और तमाम चीजों पर एक अलग से हम चर्चा करेंगे बिहार चुनाव में पीआर पर, लेकिन फिलहाल इस चर्चा को समेटेंगे। आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमें समय दिया। दर्शकों श्रोताओं, व्यालोकवाणी पर आपका स्नेह और प्रेम बरस रहा है, प्लीज इसे जारी रखिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब की झड़ी रुकनी नहीं चाहिए मित्रों, और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा तो सबसे पहले आपको सूचना मिलेगी। अभी दीजिए आज्ञा, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।